हेलो स्टूडेंट्स, मैं जेपी अग्निहोत्री। आज आपको क्लास 11th के केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। यद्यपि आपने पहले भी डिजिलैब के माध्यम से बहुत सारा अध्ययन कर लिया होगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्टिंग मटेरियल दे रहे हैं। उसको आपको अच्छे से अध्ययन करना है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है इस ऑनलाइन स्टडी के लिए। मानसिक रूप से तैयार करना है। आप ऐसा मानो कि हम ये ऑनलाइन नहीं बल्कि हम क्लास के अंदर ही स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले रसायन, हम रसायन को समझें। रसायन क्या है? आप ये जानते हैं कि ये जो टोटल ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की जो संरचना हुई है, ये रसायन ही है। जहां तक जितना भी आप देखेंगे, मतलब संपूर्ण विश्व की संरचना, चाहे वो कुछ भी हो, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं या एनीथिंग्स जो भी है, वो सब रसायन की देन है। रसायन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपको मालूम है कि जो भी वस्तु या पदार्थ की संरचना हुई है, जिनसे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, वो रासायनिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप ही प्राप्त हुए हैं या बने हैं। ऐसी कल्पना की गई कि सबसे प्रथम जो एलिमेंट्स है, तत्व है, वो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। इसीलिए किसी भी एलिमेंट्स का जो हम एटॉमिक वेट का जो स्टार्टिंग बेस बना, आधार बना, वो हाइड्रोजन। मतलब कोई भी तत्व हाइड्रोजन के एक परमाणु से जितने गुना भारी होगा, वो उसका एटॉमिक वेट, परमाणु भार कहलाएगा। ऐसा स्टार्टिंग में माना गया था, और इसी आधार पर विभिन्न प्रकार के तत्वों का निर्माण हुआ। अब तक आपको मालूम भी है कि 100 से ऊपर तत्व जो खोजे गए, उन्हीं के अंदर प्रक्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, एक्शन एंड रिएक्शन के फलस्वरूप बहुत सारे प्रकार के पदार्थों का निर्माण हुआ, और इसी बेस पे हमारे इस पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। पृथ्वी में जितने भी, चाहे वो जीव जंतु, वनस्पति और मेटल्स, नॉन मेटल्स या लिविंग नॉन लिविंग्स, एनी टाइप का जो भी इस पृथ्वी के अंदर मौजूद है, वो सब कुछ रसायन है। रसायन बहुत व्यापक है। रसायन के बिना कुछ भी नहीं है। चाहे वो आप फिजिक्स देख लें, चाहे वो बायोलॉजी देख लें, यानी जीव का यदि जन्म होता है तो भी रासायनिक प्रक्रिया के बाद होता है। रासायनिक प्रक्रिया पे, क्रियाओं पर भी वो डिपेंडेंट है। मतलब जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी भी रसायन पे डिपेंडेंट हुई। चाहे वो आप कोई भी शास्त्र ले लो, भूगोल ले लो, भूगोल मतलब पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी की संरचना का हम अध्ययन करते हैं, तो पृथ्वी का निर्माण भी रसायन से है। यानी रसायन बहुत ही व्यापक है, और इसीलिए रसायन को पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम अब ज्यादा न जानते हुए रसायन के बारे में थोड़ा सा अब आगे हम बढ़ते हैं। आपके जो फर्स्ट यूनिट है, पहले यूनिट में क्या है? रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसमें
सबसे पहले हम आपको प्रीवियस ज्ञान देंगे। आपने 9th और 10th में भी पढ़ा होगा द्रव्य के बारे में, पदार्थ के बारे में। तो हम जो कि पदार्थ ही तो रसायन है, पदार्थ के बारे में हम जानेंगे। पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर, ये सबसे पहले। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, रसायन पढ़ने के लिए आपको 3 पॉइंट आपके पास चाहिए, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है। रसायन कहता है क्या है, नंबर 1, क्यों है, नंबर 2, और तीसरा पॉइंट है कैसे। किसी भी चीज के बारे में यदि ये 3 आंसर आपने खोज लिया, बस रसायन एकदम इजी हो जाती है, एकदम सरल हो गई। तो सबसे पहले हम पदार्थ यानी मैटर क्या है, इसके लिए आपको थोड़ी सी चीजें जानना है। पदार्थ में जो 3 गुण आपको ध्यान में रखने हैं। पदार्थ वही होगा, आपको पॉइंट ये ध्यान में रखना है, आप नोट भी कर लो, इससे ऑलरेडी डेफिनेशन भी बनेगा। पदार्थ में भार अवश्य होगा, मास और वेट, कुछ भी कह सकते हैं, मास और वेट। पदार्थ में द्रव्यमान का होना निश्चित है, पहली बात आप ध्यान रखो। दूसरा, वो किसी भी तरह से, मतलब जो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें से किसी भी ज्ञानेंद्रिय, चाहे वो दृश्येंद्रिय से, चाहे घ्राणेंद्रिय से, श्रवणेंद्रिय से, स्वादेंद्रिय जीभ से, चक्कर या हम स्पर्श के द्वारा, किसी भी तरह से यदि हम उसको जान सके तो वो पदार्थ होगा। तीसरी चीज, उसमें कुछ न कुछ वैल्यूम होगा, यानी वो स्थान करेगा, आयतन होगा। ये 3 चीजें निश्चित है। तो अब इन्हीं को यदि हम मिक्स करके, सेट करके एक डेफिनेशन इशू करें तो आपके पदार्थ की परिभाषा बन जाएगी। मतलब वो फैक्टर, आप यहाँ पर नॉट थिंग्स यूज, आप उसको थिंग्स ना कहें, इट इज ए फैक्टर, कारक है। पदार्थ वह कारक है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो सकता है। द्रव्य या पदार्थ या मैटर कहलाता है। ठीक है, तो पदार्थ की परिभाषा आपको मालूम होगी। अब इसमें उदाहरण के लिए जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ हाथी क्या है, तो आप देखें हाथी दिखता है, वजन तो होता है, और जितने में खड़ा होगा वो स्थान घेर लेता है। छोटा सा मच्छर, चींटी, मटा, बिल्ली, कुत्ता, पत्थर, ईंटा, पंखा, जो भी आपको चारों तरफ दिख रहा है, टोटल ऑफ मैटर। कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो हमको विजुअल नहीं है, मतलब दिखाई तो नहीं देती, फिर भी वो मैटर है। जैसे एयर, वायु हमें दिखती नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं वो मैटर नहीं हो सकता, बट उसका एहसास होता है। आपको मालूम है जब हवा नहीं चलती है तब आप बिल्कुल, हवा यदि बंद हो जाए तो आप लोग अरे बाप रे, थोड़ा सा हवा ही, कितना बढ़िया, बिल्कुल हवा चलने लगी, एहसास होता है। स्पर्श मतलब जिधर से आ रही है आपको मालूम हो जाएगा कि हवा चलने लगी, तो एहसास होता है, मतलब स्पर्श से आपको मालूम हो गया। इसलिए क्योंकि स्पर्श होती है, भले दिखाई नहीं देती है, तो किसी भी तरह से यदि हम उसको अपने नॉलेज में ले सके, दैट इज द मैटर, वो पदार्थ होगा। तो पदार्थ की डेफिनेशन आपको शायद अच्छे से मालूम हो गई। एक हम थोड़ा सा और भी बताते हैं। जैसे कोई कहता है कि सनलाइट, सूर्य का प्रकाश क्या है, आपको दिखाई भी दे रहा है, जहां भी प्रकाश पड़ेगा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, स्थान भी घेरा है, बट उसमें क्या नहीं है, वेट,
वजन नहीं है, भार नहीं है। यदि भार होता तो हम कमरे से बाहर निकलते, पड़पड़ा के गिर पड़ते, लेकिन उसमें वेट नहीं है, इसलिए उसको हम पदार्थ नहीं मान सकते हैं। जैसे बिजली करंट, करंट वाली तार और बिना करंट वाली तार को आप यदि तोले तो उसमें वजन नहीं होगा, बट छुएंगे खाट से फड़ाक से गिर पड़ेंगे। मतलब उसमें और तो है, एहसास भी होता है, दिखाई भले दे, एहसास होगा, लेकिन उसमें वेट नहीं है। वेट नहीं है मतलब वो पदार्थ नहीं है। कुल मिला के यहां पर पदार्थ का सबसे बड़ा गुण है क्या? वजन, भार का होना, वेट या मॉस। आपको ये दिमाग में जरूर रखना है। मतलब भले ही दिखाई दे, भले उसका एहसास हो, भले स्थान के लिए, लेकिन यदि उसमें वेट नहीं है मतलब वो पदार्थ नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, द्रव्य द्रव्यमान से उत्पन्न हुआ एक शब्द। करेक्ट। अब इसके बाद द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द्रव्य का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे? हम दो तरह से कर सकते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण में तीन पार्ट: पदार्थ सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैसेस। तीन पार्ट। ये भौतिक वर्गीकरण है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। रासायनिक वर्गीकरण में इसके भी तीन पार्ट: तत्व, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिश्रण। दो पार्ट हो गए, फिजिकल क्लासिफिकेशन भौतिक वर्गीकरण एंड केमिकल क्लासिफिकेशन रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में हम इसको तीन पार्ट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मतलब पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, थ्री स्टेट या थ्री फेज। चौथी अवस्था भी है, प्लाज्मा स्टेज है, लेकिन अभी उसको, और एक पांचवी भी है, लेकिन उसको भी हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है तीन स्टेज। अब इसमें सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण में सॉलिड। सॉलिड क्या है आपको मालूम है? जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं वो सॉलिड। लिक्विड, इनमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। तीसरा गैसेस, इनमें आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब क्यों और कैसे, क्या है सॉलिड, हमने जान लिया। क्यों और कैसे? क्योंकि रसायन में तीन चीजें आपको जानना जरूर होता है। देखो, सॉलिड का आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड में जो कण होते हैं या रचक कण, जिससे भी वो मिलकर बना वो होता है, ये अत्यधिक पास पास होते हैं, बहुत ही क्लोज पैकिंग होती है। इनके बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही
नगण्य होता है, न के बराबर होता है, नथिंग होता है। और इंटर मॉलिक्यूलर और पार्टिकल्स फोर्स बहुत ही हाई, उच्च होता है, बहुत ही मजबूत होता है। इसलिए ये एक दूसरे को इतना अधिक खींचे हुए होते हैं कि ये बिल्कुल अपने स्थान से एकदम से हिल नहीं पाते हैं, बस ज्यादा हुआ तो वाइब्रेट हो सकते हैं। इसीलिए इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। ये सॉलिड में होता है। लिक्विड में इनके बीच, अणुओं के बीच में ठोस की तुलना में थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा सा गैप होता है। ठोस की तुलना में ये कुछ दूर होते हैं, बट इतना दूर नहीं होते हैं कि ये फ्री हो जाए, स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। ये अपने जो एक्सिस होता है, अक्ष के चारों तरफ, ये चारों तरफ रोटेट हो सकते हैं। जैसे यहां पर मान लो कि एक, ये ठीक इसी तरह से है जैसे मान लो ये खंभा है, एक खूंटा जानते हो, इसमें एक हमने रस्सी लिया और एक रस्सी से हमने किसी, मान लो ये बकरी है ना, ये हमने बकरी या चूहा बिल्ली जो भी है कुछ हमने बांध दिया। अब इसको हमने फ्री किया तो ये केवल इस खूंटे के जितनी रस्सी है उसी के चारों तरफ ये घूम सकती है। जब तक ये खूंटा नहीं टूट जाएगा तब तक ये केवल इतने के अंदर ही रोटेट कर सकती है। तो यदि जब तक खूंटा नहीं टूटा तब तक मान लो को सॉलिड है, मतलब ये जो कण होंगे ये अपने पॉइंट को, लेटिस पॉइंट को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे किसी भी परिस्थिति में, ये रोटेट कर सकते हैं। इसीलिए इनमें बहने की प्रवृत्ति होती है। इसी रोटेशन के कारण ये अपने अक्ष से रोलिंग करते हैं, अतः ये फ्लो होते हैं, ढॉल की ओर बह जाते हैं, लिक्विड होंगे। जबकि गैसेस में जब ये रस्सी खत्म, टूटी, ये फ्री हुआ, बस ये चल दिया एक तरफ को, जिधर जितना भी स्थान मिला, जहां तक मिला गया वो भागता चला गया, वो हो गया गैस। कंफर्म। अब इसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी रासायनिक वर्गीकरण। इसमें हमने पदार्थ को 3 वर्गों बांटा है। फर्स्ट है एलिमेंट्स, सेकंड है कंपाउंड्स और थर्ड है मिक्सचर। इसको हम बड़े सरलता से समझ सकते हैं। पहले एलिमेंट्स यानी तत्व। तत्व क्या है? तत्व किसी भी पदार्थ के सबसे सरलतम कण होते हैं, मतलब उसको और अधिक सरल कणों में विभाजित नहीं किया सकता है, तत्व कहलाएंगे। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, उसमें अलग तरह के परमाणु नहीं हो सकते हैं, मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ तत्व कहलाएगा। अदर टाइप particles are not included this material or matter, that's called elements। तत्व होगा। यौगिक क्या होगा? कंपाउंड किसे कहेंगे? कंपाउंड्स में कम से कम एक अधिक, मतलब एक से अधिक प्रकार के परमाणु होंगे। वो 2, 3, 4 या और अधिक प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त क्या है? इसमें शर्त यह है कि कंपाउंड्स में जो भी जितने भी प्रकार के परमाणु उपस्थित होंगे उनके बीच में एक निश्चित कॉम्बिनेशन होगा,
मतलब निश्चित रेटियो में रहेंगे, निश्चित अनुपात में रहेंगे। दूसरी चीज, पहली चीज तो समझ गए कंपाउंड में कि इनमें जो भी परमाणु होंगे उनमें एक निश्चित रेटियो होगा, निश्चित अनुपात होना ही है। दूसरी चीज, ये परमाणु जो एक दूसरे से बंधेंगे मतलब आपस में ज्वाइनिंग करेंगे, उनके बीच रासायनिक क्रिया का होना बहुत जरूरी है। यदि रासायनिक क्रिया नहीं होगी तो वो कंपाउंड नहीं होगा। मतलब परमाणुओं के बीच रासायनिक क्रिया का होना बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप वो अपने टोटल ऑफ प्रीवियस जो कैरेक्टर है उसको वो बिल्कुल ऐसे कर देंगे, छोड़ देंगे और एक नया कैरेक्टर उत्पन्न होगा। मतलब उसमें एक नया पदार्थ बनेगा और उसके गुण बिल्कुल जो अपने प्रारंभिक पदार्थ हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसका अवयवी तत्वों का, अभिन्न कणों का जो कैरेक्टर्स है बिल्कुल बदल जाएगा, तभी वो कंपाउंड्स कहलाएगा। अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण अपने अवयवी पदार्थों मतलब जिससे बना है अवयवी पदार्थों के गुणों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो यौगिक समझ में आ गया। जैसे हम उदाहरण ले लें, जैसे मान लो कि पानी एक यौगिक है। आप कैसे कह सकते हैं? Why are you say that the water is compound? बड़ा सरल सा है। देखो, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात के संयोग से बना हुआ है। इसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, मतलब 2:1 या भार के अनुसार आप 2:16 कह सकते हैं के निश्चित कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, मतलब अनुपात निश्चित है। दूसरी चीज, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। हाइड्रोजन कैसी गैस है? स्वयं जलने वाली। ऑक्सीजन जलने में सहायता करने वाली। अब यदि एक जलने वाली है, एक जलने में सहायता करने वाली है, दोनों को हम मिलाएं तो क्या होना चाहिए? और तेजी से भड़ाम से जलना चाहिए। लेकिन जो उनके सहयोग से बना, यदि पानी को आग में आप डालो तो क्या होगा? आग ऑलरेडी बुझ जाती है, मतलब उसका कैरेक्टर बदल गया एकदम से। अतः पानी एक यौगिक है। इस तरह से हम बहुत सारी चीजें देखें, चाहे NaCl हो, NaCl को देखो, सोडियम एक धातु है, बिल्कुल मुलायम धातु है। Cl यानी क्लोरीन एक गैस है ऑलरेडी। सोडियम को यदि आप जेब में रखो क्या करेगा? जला देगा। क्लोरीन को आप सूंघ लो, या तो बेहोश हो जाओगे, ज्यादा सूंघ लोगे तो हो सकता है मृत्यु हो जाए, यानी जहरीली गैस है। जब दोनों के संयोग से NaCl बना, मतलब सॉल्ट जो साधारण नमक है NaCl, उसको आप क्या करते हैं? खाते हैं, क्या कुछ होता है? यानी उसका एकदम से स्वाद बदल गया। तो इस तरह से कुल मिला के आप कह सकते हैं कि कंपाउंड्स यौगिक में अवयवी तत्वों के गुण से जो नया तत्व बनेगा उसके गुण एकदम से भिन्न हो जाते हैं, कंपाउंड्स कहलाएगा। अब मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दो, मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण में अवयवी तत्वों के पदार्थों के गुण कभी भी नहीं बदलते हैं। आपने शक्कर और आप चाहे बालों में मिला दें तो शक्कर का गुण कभी नहीं बदलेगा, वो मिश्रण होगा। जो भी मतलब आप सब्जी भाजी जो भी काटते हैं, यदि खीरा, ककड़ी, प्याज, लहसुन, धनिया जो भी है,
वो मिक्सचर करके आप देखो, उसमें जब भी आप खाओगे, चाहे बंद किए रहो चाहे खुले रहो, जब भी आप लोगे स्वाद सभी का बना हुआ रहता है। मतलब मिश्रण किसी भी अनुपात पे मिलाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला दो, उनके यदि गुण कंटिन्यू मौजूद रहते हैं, उसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, मतलब निश्चित अनुपात भी नहीं होता है, कितना भी हम मिला दो तो वो मिश्रण कहलाता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए चूंकि इंट्रोडक्टिव केमिस्ट्री थी, रसायन था, तो अभी यदि हमने आपको जो भी बताया उसको आप को देखना है, और यदि आपको अच्छा लगे, ऐसा लगे कि हाँ हम ऑनलाइन से पढ़ सकते हैं और हमें ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे और हम इसके आगे का जो पार्ट होगा वो सेकंड पार्ट में अगले वीडियो में आपको भेजेंगे। धन्यवाद।